जैन साथियों, मैं अनवर सिंधु श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं आपको कि आज हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरे हिसाब से फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर रह गया है जिसको बोलते हैं ओशिनोग्राफी, जिसमें हम समुद्र से रिलेटेड पढ़ते हैं, टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो हमारी तरफ से नहीं रहा है, वो लुसेंट के अंदर प्रोवाइड नहीं करवा रखा बुक के अंदर, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया बुक के द्वारा। तो अब हम एक नई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट सीखेंगे जो जिसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट जमीन का एक ऐसा पार्ट होता है जो सी से ऊपर की तरफ उठा होता है और एक लार्ज एरिया के अंदर फैला हुआ होता है, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लेकिन जो इंडिया है हमारा, इंडिया को हम कॉन्टिनेंट के रूप में नहीं देखते हैं। तो इस लेकिन इंडिया एक इतना छोटा देश भी नहीं कि इसको एज ए कंट्री ही ट्रीट किया जाए। तो इसलिए हम इसको एक उपमहाद्वीप के तौर पर इसको कंसिडर करते हैं। तो इंडियन कॉन्टिनेंट के बारे में आइए पढ़ते हैं। मेनलैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। जो हमारा उप भारतीय उपमहाद्वीप, इसके अंदर 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन 5 देशों के समूह को मिला के हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अक्षांशीय अगर हमारा जो अक्षेत्र है वो अगर देखें हम, तो इंडिया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो निशान होता है मिनट का होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके हम 37 डिग्री 6 मिनट तक हम फैले हुए हैं अक्षांशीय रूप से देखें तो। और देशांतरिक तौर से देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया जो है, इंडिया किसके अंदर लाई करेगा, तो इंडिया हमारा किसके अंदर लाई करेगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर लाई करेगा, क्योंकि हमारा जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ के अंदर आता है। और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो इसमें हमारा किस तरफ लाई करेगा? ईस्ट की तरफ करेगा, वेस्टर्न साइड की बजाय ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाई करेगा। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ होगी? नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो इंडिया है वो लाई करेगा। इफ द सिक्स कंट्री ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट इज श्रीलंका। अगर मान लीजिए अगर सिक्स, इसका जो हमारा उपमहाद्वीप है उसका अगर छठा देश श्रीलंका होता, देन इट स्टार्ट फ्रॉम 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हम इसका जो हमारा लैटिट्यूड है इसको फिर हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ 8 डिग्री की बजाय इसको कहाँ से शुरू करते हैं? अगर श्रीलंका को हमने इसमें शामिल कर रखा था तो 6 डिग्री नॉर्थ से शुरू करते। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वैल्यू क्या रहती है हमारी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जो 23.5 डिग्री साउथ की जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। टोटल एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर पांचों देश शामिल है, इन सब का अगर एरिया हम एक साथ देखें तो वो कितना होता है हमारा? 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आएगा? इंडिया। इंडिया का जो एरिया वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पड़ेगा। जो कितना बनता है? ये पूरे वर्ल्ड का कितना होता है? ये 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड का कितना होगा ये हिस्सा? 2.4% है हमारा। तो बाकियों का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान का मोटे तौर पर याद कर सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.96 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इंडिया का कई बार एडजेक्ट पूछ लिया जाता, तो इंडिया का हमें एडजेक्ट याद करना पड़ेगा। 32,87,263
तो ऐसे ही बाकियों का हम याद कर सकते हैं, बांग्लादेश का, फिर नेपाल का, फिर भूटान का। ये मैंने उसी सीरीज के हिसाब से लिख रखे हैं जिस हिसाब से ये हैं, मतलब ये पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा मैंने। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस सब कॉन्टिनेंट स्ट्रेच ओवर 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 3000 किलोमीटर। जो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ और साउथ की तरफ से अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा 3200 किलोमीटर में फैला है। ये एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट इसने वैसे लिख रखा है बुक ने, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया इतने में फैला है, सब कॉन्टिनेंट तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 3200 किलोमीटर, ये इसका एडजेक्ट है हमारा, ये 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका विस्तार कितना है, ये हमारा 2933 किलोमीटर है। ये हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ विस्तार है हमारा। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन, जो देशांतर रेखा है जिसकी वैल्यू क्या है 82 डिग्री 30 मिनट, वो क्या करती है, हमारी मदद करती है क्या कैलकुलेट करने में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने में। जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट करने में हमारी मदद करती है। विच इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जो हमारी ग्रीनविच लाइन है जिससे वो क्या है 5.5 घंटे आगे है। ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कहाँ से गुजरती है, ये बहुत बार पूछा गया एसएससी में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये हमारी कितनी रहेगी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये कहाँ से गुजरती है, ये नैनी एक जगह है नैनी, वहां से गुजरती है। जो कहाँ पड़ती है, जो मिर्जापुर के अंदर पड़ती है। और ये मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, ये इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा तो नैनी के बारे में पूछ लेगा, मिर्जापुर के बारे में पूछ लेगा, और बिल्कुल ऊपर ऊपरी तौर से पूछेगा तो इलाहाबाद के तौर पे कह सकते हैं। ये मतलब कुछ इस तरह का लेवल रखेगा। अगर मान लो इसी पर्सन को अगर एमटीएस में पूछेगा तो वो सिर्फ इलाहाबाद तक पूछ के रह जाएगा। अगर इसको सीएचएसएल के रूप में देखेंगे तो इसको मिर्जापुर तक लेके जाएगा इसी पर्सन को। अगर वो सीजीएल के तौर में पूछेगा तो बिल्कुल डीप में जाके नैनी तक पूछ लेगा कि और अंदर तक जाके कौन सी जगह है जिसका नाम क्या है जहां से ये गुजरती है। तो नैनी से गुजरती है मिर्जापुर इलाहाबाद, जो हमारा कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर। वहां से ये हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारी मेरिडियन है, वो गुजरती है। और ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से गुजरती है, लंदन से। जो जीएमटी है हमारी, ये गुजरती है लंदन से, जिसके अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच जगह है लंदन के अंदर। वहां पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ये वहां से गुजरती है। जिसको हम क्या कहते हैं, जिस ग्रीनविच जो टाइम ग्रीनविच लाइन है, इसको हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। 0 डिग्री, ना ईस्ट और ना वेस्ट, इसको 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। और जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है। और हम कितने आगे इनसे, 5.5 घंटे आगे की तरफ है। क्योंकि अगर इस 0 डिग्री से ग्रीनविच से इस तरफ आएंगे तो हम ईस्ट की तरफ आ जाएंगे, और अगर इस तरफ जाएंगे तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये टाइम इससे पीछे हो जाएगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे, इसके पीछे हो जाएंगे, पीछे की तरफ। और इस तरफ आएंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो आगे की तरफ हो जाएगा। तो हमारी जो लैटिट्यूड है इस तरफ पड़ती है, ये 82 डिग्री 30 मिनट। अगर इसको हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटे ये आगे हो जाएगा। इस 0 डिग्री की के ऊपर जो टाइम होगा उससे हम 5.5 घंटे आगे की तरफ होंगे, यानी कि जो टाइम पे वो चल रहा होगा वो टाइम हमारा 5.5 घंटे पहले उस टाइम से हम गुजर चुके होंगे। दिस वेरी मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डिक्टेट टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल। श्रीलंका और नेपाल ने जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसी को अपना स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है। इस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल दोनों के दोनों इंडिया के ऊपर डिपेंड ज्यादा होते हैं। ये छोटे से देश हैं, इनकी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बहुत है। तो इसलिए इन्होंने इनका और हमारे इनके साथ कल्चरल रिलेशन भी बहुत है, ट्रेड रिलेशन भी बहुत है। तो उस हिसाब से हमने इन्होंने क्या कर रखा है कि इंडिया के साथ अपना टाइम एक कर रखा है, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो श्रीलंका और नेपाल के अंदर अगर इनकी पूछ लिया जाए तो जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वही इनकी मेरिडियन है। अब इंडिया की पोजीशन और एक्सटेंट देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ लाई करता है और क्या कितना इसका एक्सटेंशन है। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी।
जो इंडिया है वो 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बटा हुआ है। इंडिया फॉर्म पार्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट लैंड मास ऑफ यूरेशिया। जो इंडिया है वो किसका पार्ट है? एक लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मास का पार्ट है, जिसका नाम क्या है? यूरेशिया। यूरेशिया किसका नाम होता है? यूरेशिया अगर हम एशिया को और यूरोप को कंबाइन करते हैं तो तब ये नाम बनता है। तो एशिया और यूरोप का जो टुकड़ा है वो अगर हम उसको मैप, वर्ल्ड मैप के ऊपर देखेंगे तो वो हमें एक ही टुकड़ा दिखाई देता है, एक जैसा चिपका हुआ, और मतलब उसके बीच में किसी तरह की कोई दरार नहीं है, वो एक ही टुकड़ा है। तो उसके अंदर ये हमारा इंडिया है। तो इसलिए इसको इसको जब देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि किसका पार्ट? हमारे यूरेशिया का पार्ट है। इट इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द पेनिनजुला ऑफ साउदर्न एशिया। ये कहाँ लोकेटेड है? वन ऑफ द पेनिनजुला ऑफ साउदर्न एशिया। जो सदर्न एशिया हमारा उसका पेनिनजुला का के ऊपर लोकेटेड है। द कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ। नॉर्थ में ये कश्मीर तक फैला हुआ है और साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है? ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंशन है वो कश्मीर से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनजुलर इंडिया रिस्पेक्टिवली। जो पेनिनजुला होता है ये किसको बोलते हैं? पेनिनजुला जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उस जमीन के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? पेनिनजुला। तो जो हमारा इंडियन पेनिनजुला है, ये जो हमारा दक्षिण का जो इंडिया का हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडियन पेनिनजुला। और ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो ऐसी कौन कौन सी पानी की वाटर बॉडी है? तो यहाँ पर हमारा वेस्टर्न साइड क्या आ जाएगा? अरेबियन सी। और इस तरफ हो जाएगा हमारा बे ऑफ बंगाल। और नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से इसको हम पेनिनजुला बोलते हैं, इंडियन पेनिनजुला बोलते हैं। इसके वेस्ट की तरफ हमारा अरेबियन सी आ जाएगा और ईस्टर्न साइड पर के ऊपर बे ऑफ बंगाल है हमारा, जो लाई करेगा। द लैटिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज फ्रॉम। अभी लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो कंट्री का बताया जा रहा है लैटिट्यूड के हिसाब से, अक्षांशों के हिसाब से। अक्षांश के हिसाब से कितना पड़ेगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारे कहाँ से गुजरती है? देश के बीचों बीच गुजरती है। मेजर फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? इसका एक्सटेंस को मापती है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसको मापती है। द लोकेशन ऑफ द कंट्री इज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि हमारा जो देश है वो किसकी लोकेशन क्या पड़ेगी? नॉर्थ की तरफ है और हम ईस्टर्न की तरफ हैं। तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर हम लाई करेंगे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये कितने स्टेट से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 8 स्टेट्स के अंदर से गुजरती है। इसका सीरीज रहेगा, पहले गुजरात से गुजरती है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके बीच से ये गुजरती है, जो इसको टच करता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़। उसके बाद ये गुजरती है झारखंड से। उसके बाद वेस्ट बंगाल। फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन वो हमारा स्टेट नहीं है। फिर बांग्लादेश से निकल के ये त्रिपुरा में निकलती है, त्रिपुरा, और फिर बाद में मिजोरम। ये हमारे 8 स्टेट है जहाँ से ये गुजरती है। तो सबसे जो ज़्यादा, सबसे शॉर्टेस्ट अगर देखेंगे तो सबसे कम टच करती है राजस्थान को। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहाँ राजस्थान के अंदर। और सबसे लार्ज डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है मध्य प्रदेश के अंदर करती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया इज दैट इट इज लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मेजर सी रूट। जो ये वर्ल्ड के जो मेजर सी रूट है उसके ऊपर ये लाई करता है। ये इम्पोर्टेंस
है किसकी, इंडिया की लोकेशन की इंपॉर्टेंस है। इंडिया के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ की तरफ से जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमारा यहाँ शुरू हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होके कहाँ तक जाता है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं कैप कैमोरियन। ये कन्याकुमारी, हमारा कन्याकुमारी में एक जगह है कैप कैमोरियन, सबसे उससे भी कन्याकुमारी के अंदर भी लास्ट पॉइंट कैप कैमोरियन, जो हमारा कहाँ पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। तो ये इंडिया का साउदर्न पॉइंट है। और इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, जो हमारा कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ से इस तरफ तो जो जो टुकड़ा है हमारा नॉर्थ से साउथ का जो कॉरिडोर है, इसकी लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। ऐसे ही हमारा ईस्ट टू वेस्ट का कॉरिडोर है। तो जो वेस्ट से हमारी जो 10 देशांतर रेखा शुरू होती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर क्रीक, और कई बार सर क्रीक की बजाय दूसरा नाम भी आ जाता है गुहार मोटा। ये कहाँ लाई करती है हमारी दोनों जगह गुजरात के अंदर। और जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का उसको बोलते हैं वालांगू या की बीथू, की बिथू, की बिथू या वालांगू, ये चाइनीज नाम है। तो वालांगू या की बिथू ये हमारा कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेज लगभग ऐसी ही है, जैसे चाइनीज बोलते हैं उस तरह की लैंग्वेज है उनकी। तो वो वालांगू की बिथू ऐसे नाम रखते हैं। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसमें ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो इंडिया का साउदर्न पॉइंट ये होगा। अगर इंडिया की के जो आइलैंड है अगर उसको कंसीडर कर लेते हैं हमारे, तो हमारा जो सबसे नीचे का जो आइलैंड है अंडमान निकोबार एक स्वीप एक द्वीप समूह है, उसमें सबसे जो दक्षिणतम हमारा जो आइलैंड है वो उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। मान लीजिए ये आइलैंड हमारा, तो इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और इसका सबसे साउदर्न पॉइंट है, इसकी जो लोकेशन रहेगी ये रहेगी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। पहले इसको इंदिरा पॉइंट नाम देने से पहले इसको क्या नाम था इसका, पेग मिलियन पॉइंट भी बोलते थे हम इसको। जो किस तरह का पॉइंट है ये हमारा साउदर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा। हमारा सदर्न पॉइंट कौन सा है कैप कैमोरियन, और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। ड्यू टू इट्स लोकेशन इंडिया हैज मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स विद साउथ वेस्ट एशिया। हमारी लोकेशन के हिसाब से इंडिया के जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट हैं ये किसके साथ रहे हैं, साउथ वेस्ट एशिया के साथ हैं। हमारे जो साउथ और वेस्ट एशिया है अफ्रीका के साथ हैं ऑन द वेस्ट की तरफ, और साउथ ईस्ट एशिया इन द ईस्ट, ईस्ट में कहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ये मैरीटाइम कॉन्टैक्ट हैं इनके साथ। और ये अभी नहीं बहुत टाइम पहले से भी हैं हमारे। और सबसे ज़्यादा पहले हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था किसी टाइम पे। इट्स लोकेशन हैज गिवन इंडिया एंड एडवांटेज ऑफ द रूट टू द स्वेज कनाल फॉर ट्रेड विद नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। जो हमारी लोकेशन है उसने क्या किया, इंडिया को बेनिफिट मिला है उस बात का, एडवांटेज मिला हमें। और जो एक रास्ता निकाला गया है अमेरिका और यूरोप में पहुंचने के लिए उसको बोलते हैं स्वेज कनाल।
तो उस रूट्स का हमें बेनिफिट हुआ है। ये ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये यूरोप है और ये अफ्रीका है और यहाँ पर एशिया और ये हमारा प्यारा भारत। तो पहले जितनी भी शिप जाती थी इनको यहाँ यूरोप जाने के लिए यहाँ से बाईपास करना पड़ता था अफ्रीका को, चाहे वो यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका रहेगा या साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जाने के लिए या यूरोप में जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। तो फिर बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारा मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर हमारा है रेड सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नहर बनाई गई जिसको बोलते हैं हम सुएज कनाल, जिसकी मदद से अब जो हमारी शिप हैं, बड़ी बड़ी शिप हैं, उनको यहाँ से ना जाने की बजाय वो यहाँ से गुजर जाती है, जिससे उनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है और उनका फ्यूल वगैरह बचता है। तो काफ़ी मतलब व्यापार में भी बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट मिला है। इससे क्या इनपुट कॉस्ट जो है वो घटी है, तो कम खर्चा आता है और जल्दी पहुंचता है सामान। तो बस इसी बारे में बताया गया था स्वेज कैनाल के बारे में। तो अगर इंडिया की हम लैंड बाउंड्री की बात करें, तो जो हमारी लैंड बाउंड्री है, ये कुछ और फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी लूसेंट की जो बुक है उसके अंदर नहीं दिए हुए थे। ये जो हमारी लैंड बाउंड्री है ये हमारी 15,200 किलोमीटर की है। और हमारी अगर कोस्ट लाइन की बात करें, जो हमारा मेनलैंड इंडिया है, मेनलैंड इंडिया वो है जिसके अंदर हम हमारे आइलैंड्स वगैरह को कंसिडर नहीं करते। तो मेनलैंड है जो हमारी, उसकी कोस्ट लाइन जो हमारी वो है 6100 किलोमीटर, जिसमें सबसे लंबी अगर बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन, कई बार पूछा गया ये, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी रहेगी, गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी रहेगी, गोवा की, सबसे शॉर्टेस्ट गोवा की। और वैसे सबसे छोटा स्टेट भी अगर इंडिया का पूछे तो कौन सा है, गोवा है। लेकिन टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, अगर पर्सन में कोस्ट लाइन, टोटल कोस्ट लाइन आ जाता है। टोटल कोस्ट लाइन का मतलब है कि इसके अंदर हमारे क्या शामिल हैं, हमारे आइलैंड शामिल हैं, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। तो हमारे आइलैंड कौन से हैं, दो ही ग्रुप हमारे पास, एक लक्षद्वीप वाला और दूसरा अंडमान निकोबार। अगर उनको शामिल कर लेते हैं तो हमारी टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी टोटल कोस्ट लाइन है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एरिया की बात करें, एरिया के हिसाब से ये जो हमारा देश है वो सातवां सबसे बड़ा देश है। हमारा एरिया मैंने पहले ही बता दिया 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, अगर एरिया के हिसाब से हम देखें तो। ये 7 कंट्री देख लेते हैं कौन कौन से, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे आ जाएगा रसिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए आएगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा प्यारा भारत, इंडिया, जो सातवां सबसे बड़ा देश है। द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हम बात कर चुके हैं, 32 लाख, मिलियन होता है 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 32,80,000, 32,80,000 हमारा एरिया स्क्वायर किलोमीटर। एरिया ऑफ इंडिया इज नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एक्सक्लूडिंग रसिया। अगर पूरे यूरोप से जो रसिया है, रशिया को यूरोप के अंदर कंसिडर किया जाता है और रशिया सबसे बड़ा देश है। अगर हम रशिया को निकाल दें, रशिया को निकालने के बाद जो पूरा यूरोप है उसकी जो उसका जो एरिया हो जाएगा लगभग हमारा एरिया उसके इक्वल है। इंडिया इज 8 टाइम एज लार्ज एज जापान। जापान से हम कितने गुना बड़े हैं, हम 8 गुना बड़े हैं। और कई बार ब्रिटेन की पूछे तो ब्रिटेन से हम 13 गुना बड़े हैं। ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन जो है उससे हम 13 गुना बड़े हैं।
एरिया के हिसाब से, और जापान से 8 गुना। इंडिया रैंक एज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से हम कौन से नंबर पर, हम दूसरे नंबर पर हैं। तो पहले नंबर पर कौन है, चाइना है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइनीज पॉपुलेशन है, उसके बाद पॉपुलेशन इंडिया की है। नो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एशिया हैज ए लार्जेस्ट पॉपुलेशन देन दैट ऑफ इंडिया। तो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कॉन्टिनेंट एशिया को छोड़ के इतनी पॉपुलेशन नहीं रखता जितनी अकेले इंडिया की है। तो बाकी एशिया को अगर छोड़ देते हैं, उसके अलावा यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे जो बाकी हमारे और कॉन्टिनेंट रह जाते हैं, इनमें से कोई भी कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन इतनी है जितनी अकेली इंडिया की है। इंडिया कंटेन अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन हमारे पास, 1/6 पॉपुलेशन हमारे पास है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास एग्जैक्टली कितनी है, ये 17.5% है हमारी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का पॉपुलेशन। ये हमारा जो आंकड़ा, ये 2011 की जो सेंसस हमारी उसके हिसाब से है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 के अंदर हम पहले नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट आ रही है कि हम 2050 में नहीं, हम 2045 के अंदर ही चाइना को कवर कर लेंगे। चाइना को ओवरकम करके हम पहले नंबर पर आ जाएंगे 2045 के अंदर। तो ये इतना ही ल्यूसेंट के अंदर दे रखा था, तो ये हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो चीज़ मेरे को नहीं मिली तो मैं अपनी तरफ से कराना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है, जो इंटरनेशनल लाइन कई बार पूछ ली जाती है, तो हमारे इसमें नहीं दे रखी थी। और इंडिया को जैसे कौन कौन से देश हैं जो इंडिया को टच करते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया को, इसको जो जो कंट्री जो टच करते हैं, जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, जो बाउंड्री लगती है, जो टच करते हैं, उसके लिए एक वो भी है, याद करने की एक ट्रिक भी है। इसको बोलते हैं बचपन में भूल। यहाँ पर पहले नंबर पर इंडिया को टच करता है जो सबसे, और ये जो मैं लिखूंगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, मतलब घटते क्रम में। जो सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश बैस है, बांग्लादेश ये 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है जिसको टच करता है बांग्लादेश। फिर दूसरे नंबर पर हमारा से क्या आ जाएगा, चाइना, जो लैंड बाउंड्री हम जिसके साथ शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर पै से आ जाएगा हमारा पाकिस्तान। और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा नेपाल, न से नेपाल। फिर पांचवें नंबर पे मैं आता है, मैं से बन जाएगा हमारा म्यांमार, म्यांमार। छठे नंबर पर हमारा आ जाएगा भूटान, बू से भूटान। और सातवें नंबर पर आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान। तो अब ए की साउंड, ए की क्या है इसमें, ए तो नहीं लिखा, क्या लिखा, लय लिख रखा है। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मेरे से बचपन में भूल नहीं, क्योंकि बचपन होता ही भूलों का है। बचपन में ही आप ऐसे है कि आपकी जो भूल है वो आप कर सकते हैं, और आपकी भूल अलाउड की जाती है। तो भूल, तो इसमें लय जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें ए की साउंड आती है, भूल ए की आ रही है। तो उस हिसाब से हमने क्या कंसिडर किया इसको, अफगानिस्तान। और सबसे कम जो हमारी लैंड बाउंड्री जो टच करती है अफगानिस्तान की, लगभग ये 80 किलोमीटर के आसपास है अफगानिस्तान की। अगर ग्राउंड पोजीशन पे देखें तो एज सच है नहीं इंडिया की, और इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच नहीं करता, क्योंकि इंडिया के और अफगानिस्तान के बीच में पीओके आ जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो कश्मीर का वो रीजन है जो पाकिस्तान वालों ने हमसे कब्जा करके ले लिया था, उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। तो वो जो एरिया है उसको टच करता है अफगानिस्तान, लेकिन हम उस एरिया को अपना मानते हैं। हमने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया ये पाकिस्तान का हिस्सा, उसको हम अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम अपनी बुक्स के अंदर और ये लिखेंगे। और अगर पूछा जाता है तो हम उसका जवाब यही देंगे कि हाँ, अफगानिस्तान की बाउंड्री इंडिया के साथ टच करती है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा है, पाकिस्तान का नहीं है। तो अब कुछ इंटरनेशनल लाइंस के बारे में पूछ लेते हैं कि किस देश के और किसके बीच में कौन कौन सी लाइन है। तो अगर पहले हम बात करें इंडिया की और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। ये उस आदमी के नाम पे जिसने ये बाउंड्री डिसाइड की थी, रेड क्लिफ साहब थे, उन्होंने ये बाउंड्री डिसाइड की गई थी। और इस रेड क्लिफ लाइन को
जम्मू कश्मीर के अंदर, जब जो ये इसका एरिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस रेड क्लिफ लाइन को बोलते हैं LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कई बार आपको सुनने में आएगा, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे LOC। LOC क्या है? ये एक्चुअल में रेड क्लिफ लाइन है, जिसको हम जम्मू कश्मीर के अंदर बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। कि एक ऐसी लाइन है जिसके इस तरफ और उस तरफ पर किस किस का कंट्रोल है, इस तरफ इंडिया का कंट्रोल, दूसरी तरफ पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन थी। दूसरे नंबर पर आती इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। और ऐसा ही सीन इसके साथ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस मैकमोहन लाइन को क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तीसरे नंबर पर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हमारी लाइन है डूरंड लाइन। अब इस लाइन को क्या कह सकते हैं? ये अब किस किस के बीच में? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ जाए तो कौन सी लाइन है? ये डूरंड लाइन है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच। इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमारी कौन सी लाइन है? पाक स्ट्रेट। नेपाल के साथ हमारी किसी भी तरह की ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। हम जब मर्जी नेपाल के अंदर जा सकते हैं, और नेपाल वाले जो नेपाल की सिटीजन्स हैं वो जब मर्जी इंडिया के अंदर आ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। उनके साथ हम ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में लाइन कौन सी थी? मैकमोहन लाइन। सॉरी, मैकमोहन क्या, रेड क्लिफ लाइन ही थी। क्योंकि रेड क्लिफ जो लाइन थी, पाकिस्तान पहले जब बना था उस टाइम पाकिस्तान के दो हिस्से होते थे। एक को बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरे को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। जो हमारा वेस्ट का पाकिस्तान है, ये आज का पाकिस्तान है। और जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है, ये हमारा आज बांग्लादेश बन चुका है। ये बांग्लादेश है हमारा। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन डिसाइड की गई थी तो रेड क्लिफ लाइन ही थी। तो ये रेड क्लिफ लाइन दोनों को अलग करती थी। तो ईस्ट पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में, और इंडिया के और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो बांग्लादेश है हमारा। तो इसके साथ पूछा नहीं जाता, अगर पूछेंगे तो कौन सी लाइन होती थी? रेड क्लिफ लाइन ही होती थी। और श्रीलंका, अब कोई ऐसा कोई देश बचा नहीं जो हमारे चारों तरफ है और उसके साथ जो बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं वो डिस्कस ना किया हो हमने। अच्छा, एक वो रह गया मालदीव। मालदीव एक आइलैंड के ऊपर बसा ही देश है, जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, इसी तरह का एक देश है, बस थोड़ा सा बड़ा है। इंडिया और मालदीव। तो इंडिया और मालदीव के बीच में हमारा है 8 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको, मतलब 8 डिग्री लैटिट्यूड है। 8 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश रेखा है जिसकी वैल्यू 8 डिग्री है। वो इंडिया को और मालदीव को अलग करती है। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल लाइंस थी। तो ये आप याद कर लेना। तो आज का ये सेशन हमारा यही खत्म होता है। अब अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो मेरे ख्याल से इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा इंडियन फिजियोग्राफी का रहेगा। तो वैसे कल एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया और उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है। तो एसएससी के द्वारा काफ़ी कुछ चेंज किया गया जिसके अंदर जीएस भी शामिल कर दी गई है। तो थोड़ा सा अगर उस पेपर के बारे में बात करें, उस पैटर्न के बारे में, तो अब क्या पैटर्न आ गया, जिन्होंने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था एसएससी सीजीएल के अंदर? पहले प्री होता था जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस,
ये 4 सेक्शन रहते थे जो जिसमें से पर सेक्शन पे 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो इनकी जो वेटेज थी ये 50-50 की रहती थी। तो ये टोटल हमारा 200 नंबर का पेपर होता था। और इसके बाद जो इसको क्वालिफाई करता था उसके बाद ये होता था, मेंस में चला जाता था वो स्टूडेंट। और मेंस में हमारा एक इंग्लिश का पेपर होता था और एक मैथ का पेपर होता था। इंग्लिश का पेपर और मैथ 200 नंबर के होते थे। इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का और मैथ का होता था हमारा 200 नंबर का। उसके बाद हमारा एक तीसरा पेपर भी होता था जो डिस्क्रिप्टिव होता था, इंग्लिश का होता था वो। उसको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी या लोकल लैंग्वेज किसी में भी दे सकते थे आप। वो 100 नंबर का होता था। तो इसमें क्या चेंज कर दिया, अब नए पैटर्न के हिसाब से एसएससी ने क्या किया, इसको क्वालिफाई कर दिया। पीटी जो हमारा ये क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई का मतलब है कि आपको एक कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी, लेकिन इसके नंबर आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई है। तो क्वालिफाई है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कट ऑफ बहुत कम रहेगी, कट ऑफ उतनी ही जाने वाली है, हो सकता है उससे ज़्यादा चले जाए। लेकिन अब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर 140 पे 200 में से 140 पे अगर कट ऑफ जाती है तो वो 140 नंबर लाने वाला और 180 नंबर लाने वाला और नॉर्मलाइजेशन की वजह से 210 नंबर लाने वाला सारे एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। कोई ये नहीं कि मैं रेस में आगे हूँ मैं पीछे हूँ, सारे इक्वल हो गए। अब रेस शुरू होती है मेंस में, मेंस के टाइम पर। इसके लिए क्या कर दिया गया उन्होंने, इसमें क्या चेंज लेके आए, इसमें उन्होंने मेंस के टाइम पे मैथ कर दिया, एक लाए पेपर मैथ के जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर भी 30 क्वेश्चन आएंगे जो हमारे 3-3 नंबर के होंगे। टोटल मिला के ये 180 नंबर का रहेगा। ये ऐसा कह सकते हैं इसको, ये पेपर 1 रहेगा हमारा। वैसे तो सारा पेपर 1 है, पेपर 1 का ये सेक्शन है, सेक्शन 1। फिर होगा सेक्शन 2 जिसमें हमारी जीएस का पोर्शन इन्होंने डाल दिया है। रीजनिंग को इन्होंने मेंस के अंदर भी ऐड कर दिया। जीएस के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे जो हमारे 3 नंबर के हिसाब से 75 मार्क्स के हो जाएंगे। और इंग्लिश आएगी हमारी 45 मार्क्स की, सॉरी 45 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स हो जाएंगे 135। ये टोटल बात करेंगे 210 की हो जाएगी। अब इनके लिए दोनों के लिए एक एक घंटा अलॉट किया गया है। 1 घंटे में ये हमें कंप्लीट करना है और 1 घंटे में ये। और इसके बाद कंप्यूटर का भी रखा गया इन्होंने सेक्शन 3 जिसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 के हिसाब से 60 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके लिए 20 मिनट अलॉट करेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जीएस को छोड़ नहीं सकते थे। अगर आपको मेरिट में बना रहना है तो जीएस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या था कि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे आपका काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपका इंग्लिश और मैथ का टाइम कम हो जाता था। अब क्या है कि अब जीएस को पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और हर टाइम पढ़ना पड़ेगा। हर टाइम का मतलब है कि पहले आप पीटी जब देते थे प्री के टाइम तक पढ़ते थे, उसके बाद मेंस की तैयारी करते थे, उस टाइम पे उसको भूल जाते थे। अब क्या रहेगा, हर टाइम का मेरा कहने का मतलब प्री से पहले भी आप उसको पढ़ रहे होगे, मेंस से पहले ही पढ़ रहे होगे। और अदरवाइज आपका इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर पढ़ रहे होगे उसको। तो अब आपके साथ जुड़े रहने वाली है जीएस। जीएस को आप स्किप नहीं कर सकते, जीएस के बिना आप सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। अब जीएस और रीजनिंग की वेटेज बढ़ गई है। पहले के टाइम पे अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो जो हमारी जीएस और रीजनिंग थी ये लगभग 7% डिसाइड करती थी सिलेक्शन। अगर 100% हम पेपर को मान ले 100 नंबर का तो ये 7 नंबर तक की होती थी। लेकिन अब हमारी ये 16 से 17% इसका वेटेज हो गया। तो इसका वेटेज बढ़ गया, रीजनिंग का वेटेज भी बढ़ गया और जीएस का वेटेज भी बढ़ गया। तो अब जीएस को नहीं छोड़ सकते, जीएस के साथ आपको जुड़ा रहना पड़ेगा और जीएस की तैयारी कराने में हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप निश्चिंत होकर
जो हम बताते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, उसको पूरे शिद्दत के साथ आप फॉलो कीजिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।